हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास किस ऑब्जेक्टिव के लिए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको एक एक करके लाया जाए, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। और ये मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्लास है आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर डिस्कशन शुरू करें, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स पढ़े ही होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7 जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से रिलेटेड है। मैं आपको यह बात अभी वार्निंग के तौर पे बता दूं कि AS7 का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, जो कि हमारे सब्जेक्ट में है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे सब्जेक्ट में जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करें, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो भैया AS7 के बारे में बातचीत मत करिएगा, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सब्जेक्ट में आपको AS7 से आपको उचित दूरी बना के रखनी। चलिए खैर डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली बात, इंट्रोडक्शन। ओके, जैसा कि इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कॉस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ भला? एक एक करके बातों को हम पिक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? आप एक टर्म ध्यान रखिएगा, बिग जॉब। वेल, हमारे सिलेबस में जॉब कॉस्टिंग भी है। अगर छोटा काम हो तो उसको जॉब कहते हैं, और अगर काम बड़ा हो जाए ना तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको स्टेडियम बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो ये एक बड़ा काम है। तो जब भी काम बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और काम अगर छोटा होगा तो हम उसको कहेंगे जॉब। वेल, हमारे सिलेबस में छोटे काम मेरा मतलब है जॉब कॉस्टिंग भी है, और बड़ा काम यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि ये एक बड़े काम को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं ये कहूं इट मे टेक 5 to 10 years, सही बात है जी। अगर एक बिल्डिंग को बनाने में, एक स्टेडियम को बनाने में, ब्रिज को बनाने में, या कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास क्यों ना हो, एक हाईवे प्रोजेक्ट भी हो सकता है, अगर मैं ये कहूं कि भाई एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में आपको 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल लग गए, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात तो नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो यहां पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि भाई हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो हमको ये सिखाता है कि जब भी आपकी बुक क्लोजिंग की डेट आती है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने ही पड़ेंगे। अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर 31 मार्च को क्लोज करते तो 31 मार्च आ गया, आपको अकाउंट्स क्लोज करने ही होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ दिन पहले क्यों ना शुरू हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च आ गया, बुक क्लोजिंग की डेट अगर आ गई तो आपको अकाउंट्स क्लोज करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का सवाल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर यह कभी नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है बुक क्लोजिंग की डेट। तो जो भी आप अकाउंटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कंटेक्स्ट में, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट होना एसेंशियल फैक्टर नहीं है। एसेंशियल फैक्टर यह है कि बुक क्लोजिंग की डेट आ गई है। हां, तब तक कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कंप्लीट हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, आप कहेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बुक क्लोजिंग की डेट। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट।
देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट को पता किया जाए, और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इसलिए पता करी जाए क्योंकि हमने उसका प्राइस भी तो कोट करना पड़ता है। जो भी ट्रू कॉस्ट आप पता करोगे उसमें जो भी आपको ठीक लगता है प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड होगा। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे अगर मैं डीएलएफ कंपनी का एग्जांपल लूं, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर इकट्ठे आपका काम चल रहा है तो आपको करना क्या होगा, एक एक कॉन्ट्रैक्ट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे एक जगह पहली बिल्डिंग आपकी बन रही है, दूसरी बिल्डिंग बन रही है, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, आपको हर एक बिल्डिंग को लेकर एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट पता करने का है, लेकिन यहां पर अकाउंट बनाना एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आप ये मान लीजिए ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। वैसे तो कॉस्ट सीधे भी पता करी जा सकती है अगर सारी कॉस्ट का टोटल कर लिया जाए, पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू से ऐसा रहा है कि जब हम इसकी कॉस्ट भी पता करते हैं तो हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हैं। अच्छा, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी डेबिट साइड तो होगी, तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई होंगे वो हम उसकी डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे। तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आपका कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कॉस्ट कितनी है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप ध्यान रखिएगा एक एक कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेपरेट एंटिटी मानना है, अपने आप में एक सेपरेट कॉस्ट सेंटर मानना है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अलग से पता करी जाए। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अगर अकाउंट बनाने की फॉर्मेलिटी निभानी ही है तो जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 है, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 है। वैसे अकाउंट्स बनाना ऑफ कोर्स हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन चलिए हमने कह दिया कि अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, समझिए ये इसकी डेबिट साइड पर आ गए और इसकी जो इनकम है वो इसकी क्रेडिट साइड पर आ गई। मैंने कन्वीनियंस के लिए एक्सपेंडिचर को एक्स कह दिया, इनकम को वाई कह दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्स और वाई के जो टर्म्स हैं हम लोग ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई में यूज करते ही रहते हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 ने कहा ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी इनकम है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 ने कहा ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी इनकम है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में मैं वापस आता हूं। अगर ये एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है, तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ गया। मान लीजिए ये पहले कॉन्ट्रैक्ट से आपने प्रॉफिट कमाया। अच्छा, जब मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में गया तो वहां पर एक्सपेंसेस हो गए ज्यादा, इनकम हो गई कम, इसका मतलब यहां से मेरे को लॉस हो गया। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में जब मैं गया तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम, यहां से मेरे को प्रॉफिट हो गया। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट से मुझे इंडिविजुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। यह बात तो खैर सही है कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी ये पक्का जानना चाहेगी कि हर कॉन्ट्रैक्ट से उसको कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या होगा कि देखिए कंपनी फिर अपना टोटल या फिर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना चाहेगी, ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट। तो जब कंपनी अपना टोटल या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो अकाउंटिंग तो इतनी आप समझते ही हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला प्रॉफिट यहां से सीधा कंपनी के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा Z1। सिमिलरली जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, वेल दिस इज Z3। लेकिन जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आपको लॉस हुआ है वो यहां से उड़ के सीधा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा, दैट इज Z2। अगर मैं कंपनी से पूछता हूं कि भाई आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, कंपनी से पूछता हूं, तो कंपनी क्या कहेगी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट से कमाया प्लस तीसरे कॉन्ट्रैक्ट से कमाया माइनस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में गवाया। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आपका इस तरफ आएगा, वेल दैट विल बी Z1 प्लस Z3 माइनस Z2। उसको मैं कह सकता हूं यह कंपनी का टोटल प्रॉफिट है जो सारे कॉन्ट्रैक्ट से कुल मिलाकर कमाया गया है। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम को इफेक्टिवली अचीव करना है तो यह बहुत जरूरी है कि आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करें
आप हर एक को सेपरेट कॉस्ट सेंटर माने, और कॉस्ट सेंटर ही नहीं, आप साथ साथ ये भी माने कि आपने उसके अकाउंटिंग में इनकम को भी रिकॉर्ड करना है। इसलिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के सिस्टम को आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इस कंटेक्स्ट में मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डीएलएफ कंपनी का ही एग्जांपल दे रहा था। आखिरकार ये कंपनी है, अच्छा कंपनी है तो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, और कई बार तो मीटिंग स्टेडियम में करानी पड़ती है, बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है, और शेयर होल्डर्स को कभी कभार कुछ गिफ्ट भी देने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस ना हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा एक्सपेंस हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 का है या 2 का है या 3 का है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो ऑफ कोर्स है तो सही, बिजनेस तो कहता है एक्सपेंडिचर है, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट उस एक्सपेंडिचर को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हैं और कोई एक्सपेंडिचर हमारे पास हो, तो हम पहला सवाल अपने आप से ये पूछते हैं, क्या ये एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई होता है? अगर आपका जवाब है हां जी, तो इसका मतलब आप उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का जब अकाउंट बनाएं, उसकी डेबिट साइड पर आप वो एक्सपेंडिचर लिखें, ताकि वो कॉस्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एसर्टेन किया जा सके। लेकिन अगर आपका जवाब है नहीं, यानी ये एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। तो इंट्रोडक्शन में कुल मिलाकर ये 3 बातें हमने सीखी। मैं फिर से कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट यानी एक बड़ा काम, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है बुक क्लोजिंग की डेट। आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट अकाउंट जरूर बनाइएगा, ताकि आपको पता चले हर कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, और उसके बाद आप यह भी पता करिएगा कि पूरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, इश्यू नंबर 2 हमारे लिए यह है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट का हिसाब किताब क्या है। देखो, एक बात मैं फिर से आपको याद दिला दूं, रिवीजन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इन क्लासेस को पढ़ते समय लिखेंगे, नहीं, आपने सिर्फ सुनना है और देखना है। ठीक है जी, लिखने का सारा काम मेन क्लासेस में हो गया भाई। ओके, देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के पैरामीटर को समझिए। मैं आपको बता चुका हूं कि डेबिट साइड जो है पूरी तरह एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग के लिए। अब आप मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते समय जो बड़े सारे एक्सपेंसेस होंगे, आपको एक एक करके उन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आपको बताया गया किसी क्वेश्चन में कि कोई मटेरियल कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई होता है, ऑब्वियसली वो जो मटेरियल है वो हमको कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो, मटेरियल होता है 2 तरीके का। एक, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने सीधे जाके मटेरियल खरीदा, तो उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल परचेज्ड। तो मटेरियल परचेज है तो सीधा आप रिकॉर्ड करें, पर कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल पहले से परचेज्ड होता है और वो हमारे स्टोर में पड़ा होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम स्टोर से मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर या नए साइट की तरफ हम लोग ट्रांसफर करते हैं या इश्यू करते हैं। तो या तो हम लिखना चाहेंगे कि मटेरियल जो हमने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सीधे तौर पे खरीदा, या फिर वो मटेरियल जो कि इश्यू करा गया, दैट इज इश्यूड टू साइट। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मटेरियल आपने सीधे परचेज करा हो या साइट पर आपने इश्यू करा हो, इन एनी केस आपको वो मटेरियल की जो एंट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पर लिखनी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा कई बार होगा कि आपको ये बताया जाएगा कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ये मैं अकाउंटिंग ईयर का एंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो भी सकता है, पर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको वो ये कहे कि इसमें से कुछ मटेरियल ऐसा है जो अभी तक कंज्यूम ही नहीं हुआ। अगर ऐसा है
तो वो जो मटेरियल अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है ऑब्वियसली वो आपको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मटेरियल जो अभी तक साइट पर पड़ा हुआ है, मटेरियल्स एट साइट, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल के कंजम्पशन को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मटेरियल आपने परचेज करा या इश्यू करा वो एंट्री उसकी डेबिट साइड पर रहेगी। लेकिन अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है वो आप लिखे क्रेडिट साइड पर। इफेक्टिवली अगर आप दोनों का नेट अमाउंट पता करें, यानी कितना मटेरियल परचेज करा या इश्यू करा गया और जो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इफेक्टिवली मटेरियल कंज्यूम्ड ही हुआ। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि हम ऐसा क्यों करें, परचेज इधर क्यों लिखे, क्लोजिंग स्टॉक इधर क्यों लिखे? क्या ये हो सकता है हम सीधा मटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंट पता कर ले? वेल ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, और कई बार ऐसा होगा कि बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जिसमें हम अलग से मटेरियल अकाउंट भी बना लेते हैं। जब हम मटेरियल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में मटेरियल अकाउंट से हम लोग बड़े आराम से मटेरियल के कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं और सीधा वो जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मटेरियल कंज्यूम्ड सीधे तौर पे लिखना चाहते हैं तो फिर मटेरियल अकाउंट बना लेंगे ना तो पेपर चेक करने वाले को अच्छा लगेगा। आपको जी मैं तो मटेरियल अकाउंट नहीं बनाना चाहता, मैं तो सारी की सारी बातें सीधा कॉन्ट्रैक्ट में शो करना चाहता हूं, तो फिर आप एक काम करें, मटेरियल परचेज इश्यूड की इंफॉर्मेशन डेबिट साइड पे लिखें, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखें। इससे ऑटोमेटिकली कंजम्पशन की फिगर भी आ जाएगी। देखो क्या है, आखिरकार तो प्रेजेंटेशन है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो देखेगा ना उसको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि मटेरियल परचेज इश्यूड कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और कंजम्पशन का इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, जैसे मटेरियल के बारे में हमने बात करी, और भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल अगर लेता हूं वेजेस का, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी वेजेस हैं वो सारी इसकी डेबिट साइड पर आनी चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, जब आप वेजेस, मटेरियल ये सब रिकॉर्ड करें, एक बात का ध्यान और रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्टिंग का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल बेसिस पर है। मेरा मतलब है अगर कोई मान लीजिए वर्कर को वेजेस हमने अभी तक नहीं पे करी हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, तो भाई आउटस्टैंडिंग भी जरूर लिखेगा। मेरा मतलब है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होता है, भले ही उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। अगर ये एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करता है, मैं फिर कह रहा हूं अगर बिलोंग करता है तो एक्सपेंडिचर आएगा ही आएगा, भले ही उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। एक दो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिखता है कि आपने आने वाले पीरियड के लिए वेजेस इसी साल पे कर दी। वेल, इसको हम कहते हैं प्रीपेड वेजेस। वो वेजेस जो आपने एडवांस में पे कर दी, तो वो वाली वेजेस आप यहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो इस पर्टिकुलर पीरियड को रिप्रेजेंट या बिलोंग नहीं करता है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक्रूअल बेसिस पर ही रहेगा। अच्छा, उसी तरीके से जैसे आप मटेरियल वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और भी बड़े सारे एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो। आप उन सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके डेबिट साइड पर लिखते जाइएगा। जैसे हो सकता है कि कोई फ्यूल का एक्सपेंडिचर हो, जैसे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो। मैं कहता हूं कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, बस आपको यह प्रूव करना होता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये पक्का इसकी डेबिट साइड पर आएगा ही आएगा। हां, अगर एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो मैं अभी आपको बता ही रहा था ना कि कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको सीधे तौर पर रिकॉर्ड कर सकती है। अच्छा, एक बात आपको और बताता हूं, कई बार ऐसा होगा कि जैसे क्वेश्चन ये कहे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक मशीन खरीदी या मशीन हमने स्टोर से इश्यू करी, तो मेरा मतलब है फिक्स एसेट का मैटर, प्लांट का मैटर, मशीन का मैटर, या कोई भी ऐसी फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे हैंडल करेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स एसेट तो अपने आप में एक्सपेंडिचर है नहीं, मशीन तो अपने आप में एक्सपेंडिचर है नहीं। अगर एक्सपेंडिचर है तो वो उसका डेप्रीसिएशन है। इफेक्टिवली आप डेबिट साइड पे डेप्रीसिएशन पक्का रिकॉर्ड करेंगे, पर मैंने कहा इफेक्टिवली। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, मशीन, प्लांट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करी गई है, यूटिलाइज करी गई है, तो वो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कोई मशीन है, प्लांट है,
आप उसकी परचेज प्राइस या फिर इश्यू प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे जरूर रिकॉर्ड करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, परचेज प्राइस या फिर इश्यू प्राइस आप इसकी डेबिट साइड पे जरूर रिकॉर्ड करिएगा। लेकिन जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि मशीन का परचेज तो अपने आप में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ ना, एक्सपेंडिचर तो डेप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि आपने मशीन को यूज किया है। तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे? वेल, मशीन पर आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन। मान लीजिए मशीन जैसे 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 20,000। इफेक्टिवली तो हम 20,000 ही लिखना चाहते हैं, पर हमने लिख दिया 1 लाख। अब क्या करें? आप क्या करेंगे? उसी मशीन प्लांट की जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू, वो अगर आप इसकी क्रेडिट साइड पर लिख देते, यानी वो जो भी मशीन प्लांट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इससे सोचिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा? वेल, इधर परचेज प्राइस, इश्यू प्राइस और इधर क्लोजिंग बैलेंस, इफेक्टिवली दोनों का डिफरेंस हो गया डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, उन सबको आपने लिखना है डेबिट साइड पर। लेकिन अगर गलती से आपने मटेरियल का परचेज प्राइस लिख दिया, चलो इसको गलती बोल देते हैं, और मशीन प्लांट का आपने परचेज प्राइस लिख दिया, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपने क्रेडिट साइड का सहारा लिया। वेल, क्रेडिट साइड पे ऑफ कोर्स इनकम तो लिखी ही जाती है, पर कई बार क्रेडिट साइड का सहारा इसलिए भी लिया जाता है कि डेबिट साइड की गलती को सुधारा जा सके। ऑफ कोर्स। अच्छा, जब आप ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ले, तो फिर आप क्या करिएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दीजिएगा। इस पर आप कहेंगे सर आप अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं, जबकि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली इनकम तो लिखी नहीं गई। वेल यस, मुझे मालूम है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली इनकम भी लिखनी जरूरी है, लेकिन वो इसके सेकंड स्टेज में रिकॉर्ड करी जाती है। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना चाहिए कि पहले एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, जब आप इस अकाउंट का टोटल करोगे तो यहां पर आपको बैलेंसिंग फिगर दिखेगा, यानी सारे एक्सपेंसेस का टोटल, इस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल। तो जो आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर दिखे, आप उसको कहेंगे क्या? वेल, वो है इस कॉन्ट्रैक्ट की अभी तक की कॉस्ट का टोटल। हम इसको टेक्निकली कहते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरिड डाउन, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पर आज की डेट तक कितनी कॉस्ट हो चुकी है। अब आप ये पूछेंगे सर ये आप जो टर्म यूज करते हैं टू डेट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार तो करता नहीं। हम कहते भी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी चल रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी आगे चलेगा, फ्यूचर में भी इसकी कॉस्ट होगी, पर आज की डेट तक तो इसकी इतनी कॉस्ट हो चुकी। अच्छा, बाद में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जब वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो ये जो टर्म है ना टू डेट, आप इस टर्म को फिर तब यूज मत करिएगा। आप सिंपली उसको कहिएगा कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट है। तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। लेकिन अगर काम चल रहा हो तो आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। ओके, तो क्या पोजीशन हो गई कि अगर काम चल रहा है तो हम टर्म यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, लेकिन अगर काम खत्म हो गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को सीधे कह दीजिए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का पहला स्टेज है, आप इसको स्टेज 1 भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट है, हम इस कैलकुलेशन को अगले स्टेज पर ले जाते हैं, 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट ब्रॉट डाउन। अब सेकंड स्टेज में फिर इसकी इनकम के रिकॉर्ड करने के पैरामीटर्स डिस्कस करे जाते हैं। और ऑफ कोर्स आप इतनी बात जानते ही हैं कि भैया इनकम तो लिखी जाती है क्रेडिट साइड पर। इनकम को क्रेडिट साइड पर आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। अच्छा, जब मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी वो हो गया भाई जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और हम कौन है? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं।
कॉन्ट्रैक्टी हमसे ये काम करवा रहा है। तो जब हम कहते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, एक तरीके से हम उसको अपना डेटर बनाते हैं। अच्छा देखो जी, सीधी सी बात है, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम ये कि पहले आप उसको अपना डेटर बनाएं। तो जब आप कहते हो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, तो एंट्री तो यही हुई ना, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद जब वहां से आपको अमाउंट मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट तभी लिखें अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कंप्लीटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो ही आप कॉन्ट्रैक्टी को अपना डेटर बनाएं, वरना आप ये गलती ना करें। पर आप कहेंगे सर ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी चल रहा है। अगर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ऑफकोर्स जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर आप बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट नहीं लिख सकते। तो अगर काम चल रहा हो तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इसके पीछे का मैं आपको लीगल रीजन भी बता देता हूं। चलते हुए काम में ना कॉन्ट्रैक्टी को अपना डेटर नहीं बनाया जा सकता। रिलेशनशिप ही कुल मिलाकर यही है कि भाई जब काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आता है। अधूरे काम पर कोई किसी का डेटर क्रेडिटर कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं बनता है। तो आप एक पॉलिसी बना लीजिए, काम खत्म हो गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टी मेरा डेटर हो गया, मुझे उससे पैसे लेने। लेकिन अगर काम चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वो मेरा डेटर नहीं है, तो मुझे एक टर्म यूज करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो पोजीशन एकदम क्लियर है। अच्छा, जब आप कहते हो ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें आपको दो तरीके की बातों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और वो दो बातें कौन सी हैं, आइए अब डिस्कशन को उस पैरामीटर पर लेकर चलते हैं। उसमें पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज वैल्यू ऑफ वर्क विच इज सर्टिफाइड, और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ वर्क विच इज अनसर्टिफाइड। ओके, जो टर्म हमने यूज करे हैं इसमें कुल मिलाकर डिस्कशन के 4 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर यह कि वर्क सर्टिफाइड क्या है, दूसरा पैरामीटर के वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, तीसरा पैरामीटर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू क्यों है, और चौथा पैरामीटर वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट क्यों है। इन चारों पैरामीटर्स पर आइए थोड़ी थोड़ी देर बातचीत करते हैं। स्टार्ट में करना चाहूंगा कि भी पहले वाली जो एंट्री है उसकी वैल्यू क्यों है, और दूसरी वाली एंट्री जो है उसकी कॉस्ट क्यों है। इसको समझाने के लिए मैं आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का सिंपल सा एग्जांपल लेकर आता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा सिर्फ बात को समझने के लिए। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पर आप एक तो लिखते हैं बाय सेल्स, और दूसरा आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ कोर्स अकाउंट्स का स्टूडेंट तो ये मानता ही है, एक आता है सेल, दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सेल्स की जो एंट्री है वो आप हमेशा रिकॉर्ड करते हैं वैल्यू पर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है वो आप हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पर। आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट थोड़ी कमाया जा सकता है, क्लोजिंग स्टॉक तो खाली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, लेकिन जो सामान बनकर बिक भी चुका है उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वैल्यू पर, और वैल्यू में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव है कि सोल्ड क्वांटिटी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पर क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है। आप शुरू से ये काम करते आए हैं कि जो सामान बिक जाता है आप उसकी वैल्यू लिखते हो यानी इंक्लूडिंग प्रॉफिट, लेकिन जो सामान नहीं बिकता है आप उसकी सिर्फ कॉस्ट लिखते हो, उसमें प्रॉफिट आप इंक्लूड नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब दो एंट्री आती ही हैं, एक वैल्यू की एंट्री और दूसरी कॉस्ट की एंट्री। उसी सोच को हम लोग यहां लेकर आते हैं। पहली वाली एंट्री वैल्यू की इसलिए है क्योंकि हम इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, और दूसरी वाली एंट्री कॉस्ट पर इसलिए है क्योंकि हम उसके ऊपर प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते।
अब डिस्कशन को मैं अगले स्टेज पे लाता हूं कि भी आखिरकार ये वर्क सर्टिफाइड क्या है और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। वेल, आप ऐसा सोचिए जैसे नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में जो सेल होती है, नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में जो सेल होती है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो वर्क सर्टिफाइड होता है। नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो वर्क अनसर्टिफाइड होता है। कैसे, किस तरीके से, आइए जी बातचीत करते हैं। सुनो भाई, कॉन्ट्रैक्ट का जो बिजनेस है ना, बड़ा टेक्निकल है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो, काम कितना हो गया है, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, कोई हमसे पूछे कि जी आप ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बताइए कितने परसेंटेज सिलेबस हो चुका है, कई बार तो हम भी इसका जवाब नहीं दे पाते। कैसे बताएं? देखो, कोई पैरामीटर तो है नहीं। कोई कह सकता है कि सर आपने 10 में से 2 चैप्टर करा दिए, इसका मतलब 20% सिलेबस हो गया। कोई कह सकता है कि 100 नंबर में से 25 नंबर का पेपर हो चुका है, 25% सिलेबस हो गया। हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है मुझे बिल्डिंग बनानी तो आती है, पर मैं बिल्डिंग को देखकर यह नहीं बता सकता हूं कि मैं कितने परसेंटेज बिल्डिंग बना चुका हूं। हालांकि उसका रफ एस्टिमेट मुझे होता है, पर क्या मेरी बात कोई मानेगा नहीं। तो इसीलिए हमको आर्किटेक्ट और सर्वेयर की सर्विसेज लेनी पड़ती है। हमको अपनी बिल्डिंग की पोजीशन उनको बतानी पड़ती है। हमें उनको कहना पड़ता है कि आप ही बताइए, इस बिल्डिंग की कंडीशन को देखकर अपने साइंटिफिक पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बताएं कि आज की डेट तक कितनी बिल्डिंग बन चुकी है। तो आर्किटेक्ट या सर्वेयर जब आपकी बिल्डिंग की पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं, फिजिकली इवेल्युएट करते हैं, अपने साइंटिफिक पैरामीटर एडॉप्ट करके ये बताते हैं कि बिल्डिंग कितनी बन चुकी है। जैसे मान लीजिए उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करा, अपने पैरामीटर अडॉप्ट करे और एक सर्टिफिकेट पर लिख कर दिया कि हम सर्टिफाई करते हैं, शब्द को पकड़िएगा, हम सर्टिफाई करते हैं कि यह बिल्डिंग आज की डेट तक 70% बन चुकी। अच्छा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था 10 लाख रुपए का कि पूरी बिल्डिंग 10 लाख में बना देंगे। अच्छा, 70% अगर बिल्डिंग बन चुकी है और ऐसा काम आर्किटेक्ट कह रहा है, ये बात आर्किटेक्ट कह रहा है, तो हम कम से कम उस 10 लाख का 70% यानी 7 लाख रुपए एक इनकम के तौर पे क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहना चाहेंगे? वेल, दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू का मतलब जो काम हमने किया, जो काम आर्किटेक्ट और सर्वेयर ने सर्टिफाई भी किया, और उसकी वैल्यू यानी उसके अंदर जो प्रॉफिट है हम उसको कंसिडर जरूर करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट सर्वेयर ये कह सकता है कि देखिए, आप जो अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी बुक क्लोजिंग की डेट जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2021 है, आपको जी हम चाहते हैं कि इसी पर्टिकुलर डेट को यानी 31 मार्च 2021 को हम ये जानना चाहते हैं कि कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है। कई बार आर्किटेक्ट अपनी मजबूरी बताता है कि मैं उस डेट को नहीं आ सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कंस्ट्रक्शन पे एक ही रेट एप्लीकेबल हो रही है। तो फिर क्या होता है कि आर्किटेक्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले की डेट देता है। जैसे वो कह सकता है कि भी मैं 25 मार्च को आऊंगा, मैं 25 मार्च को बिल्डिंग की पोजीशन को इवेल्युएट करके बताऊंगा। तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट आता है वो सर्टिफिकेट पूरे 31 मार्च तक नहीं आता है। मान लीजिए वो सर्टिफिकेट हमको मिला 25 मार्च का, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे कि जो आर्किटेक्ट की लास्ट विजिट हुई थी 25 मार्च 2021, उस पर्टिकुलर डेट को इतना सर्टिफाइड वैल्यू हो चुकी है, यानी आप ये मान सकते हैं कि इतनी इनकम इस डेट तक अर्न हो चुकी है। पर यहां से अकाउंटिंग की बेसिक प्रॉब्लम शुरू होती है। डेबिट साइड पे जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस तो 31 मार्च तक रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, पर क्रेडिट साइड पर हम इनकम 31 मार्च की रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आर्किटेक्ट की लास्ट विजिट हुई थी तब से लेकर बुक क्लोजिंग की डेट तक जितना भी काम हमने किया है, हम उसको क्या कहते हैं? ये वर्क अनसर्टिफाइड है, यानी काम हमने किया पर आर्किटेक्ट सर्वेयर ने उसको सर्टिफाई नहीं किया, उस पे प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करके उसको क्रेडिट साइड पे ठीक वैसे ही रिकॉर्ड किया जाता है जैसे नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है। ठीक है ना? अच्छा, मैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, पर पहले जरा इसको रास्ते से हटा लूं। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्रेडिट साइड पे लिखनी है इनकम।
इनकम आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो भाई, अगर काम खत्म हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आप कॉन्ट्रैक्टी को अपना डेटर बनाएं। काम खत्म नहीं हुआ है तो आप लिख ले वर्क इन प्रोग्रेस और उसमें 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करें, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब क्या होगा कि आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा डेबिट साइड पर, और वो जो डेबिट साइड पर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा आप उसको टेक्निकली कहेंगे नोशनल प्रॉफिट। भैया नेशनल प्रॉफिट नहीं कह रहा हूं, नोशनल प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट तो चलो ठीक है, अब एक टर्म आया है नोशनल। नोशनल का मीनिंग होता है मान लिया गया। मान लिया गया का मतलब, देखो आप इस बात को मानिए कि कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन को कुछ एजम्पशन पर किया। जैसे आपने आर्किटेक्ट से पूछा, आर्किटेक्ट भी तो सर्टिफाई करते हुए कहता है कि मेरे विचारों के हिसाब से जितना मैं बात को समझता हूं, आपकी डेट आज की डेट तक काम इतना हो चुका है। इसका मतलब कुछ पैरामीटर भले ही एडॉप्ट करे गए हों लेकिन फिर भी वो एजम्पशन है। तो जितना भी आज की डेट तक वर्क कंप्लीट हुआ है मान लिया गया है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। इसलिए नोशनल प्रॉफिट का मतलब कि चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से आज की डेट तक इतना प्रॉफिट हो चुका है। ओके, अच्छा, लेकिन अगर काम खत्म हो गया हो तो ऑफ कोर्स फिर मैं उसको नोशनल प्रॉफिट नहीं कहूंगा, फिर मैं उसको एक्चुअल प्रॉफिट कह सकता हूं। नोशनल प्रॉफिट टर्म कब यूज होता है? जब काम चल रहा हो। ओके, अच्छा, नोशनल प्रॉफिट जो है जैसे इसकी कैलकुलेशन खत्म होती है, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। हमारे इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही आपका आंसर खत्म हो जाता है। आप अपने आंसर को यहीं रोक सकते हैं, आप आगे ना बढ़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह अप्रोच सिर्फ और सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट की है। जब मैं बाकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करता हूं, या फिर अगर मैं आपके ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में बात करता हूं, जहां तक मैं समझता हूं आप सब लोग ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, और हमारे देश के हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के एग्जाम में, जो कि ऑफ कोर्स बीकॉम से रिलेटेड अगर हो तो उसमें कॉस्टिंग का पेपर जरूर होगा और उसमें कॉन्टेंट कॉस्टिंग पूछा जाता है। तो ग्रेजुएशन के एग्जाम में यह आंसर यहां रुकेगा नहीं। अगर आपने अपने आंसर को यहां रोक दिया तो सी इंस्टीट्यूट को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाकी सबको परेशानी। वो ये कहते हैं कि ये आंसर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि ये जो आंसर आगे बढ़ता है आप इसको सीखें, आप इसको सीखें, जरूर सीखें, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए अलग से कंटेंट कॉस्टिंग थोड़ी पढ़ना है भाई। इसी के अंदर आपको टोटल स्टडी कवर करनी है। और मैं कहता हूं, जहां तक हमारे सी इंस्टीट्यूट का सवाल है, भाई साहब मैं आपको साफ तौर पे बताता हूं, अपने पास एक्सपीरियंस पे बताता हूं, मुझे ना कोई भरोसा नहीं है। कब पता नहीं किस पेपर में अगर ये पूछ लिया गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाना कोई नई बात नहीं हमारे लिए। इसलिए स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करूंगा कि नोशनल प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है आप उसको पढ़िए जरूर। सीए इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं भैया, हो सकता है किसी एग्जाम में वो पूछ ले, तब आप ये कहो कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया। आउट ऑफ सिलेबस पहले भी पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है, रुकिए मत, इसके अगले स्टेज को भी पढ़िए। अगला स्टेज क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट है, इसको आगे लेकर जाया जाता है बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसमें से एक अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी समझते। हम इसमें से एक अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना चाहेंगे और दूसरे का हम क्रिएट करना चाहेंगे रिजर्व। लेकिन वो फ्री रिजर्व नहीं होगा, वो होगा रिजर्व अगेंस्ट WIP। ओके, अब आप जरा पॉलिसी को समझिए। देखो, चूंकि काम अभी चल रहा है
और कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो एप्लीकेबल जो प्रिंसिपल के ऊपर जो बिजनेस बेस्ड होते हैं, वो ये कहते हैं कि फ्यूचर में ना लॉसेस होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है भाई, कहीं मान लो फ्यूचर में कोई लॉस हो गया तो, इसलिए अगर आपने कुछ प्रॉफिट अभी कमा ही लिया है, चलो मानते हैं आपने कुछ प्रॉफिट अभी कमाया है, तो आपको सारा प्रॉफिट अभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एक हिस्सा ट्रांसफर करें, शेयर होल्डर्स को भी खुश करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में अगर आप आज ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एलिजिबल बना दोगे, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर एनवायरनमेंट को रिस्की पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी एडवाइस है कि P&L अकाउंट में जाने वाला अमाउंट उसका एक हिस्सा होना चाहिए और बाकी आप रिजर्व क्रिएट करें। अच्छा, ये जो रिजर्व है ये जनरल रिजर्व नहीं है भाई, ये फ्री रिजर्व नहीं है भाई, ये है स्पेसिफिक रिजर्व, यानी रिजर्व अगेंस्ट वर्क विच इज गोइंग ऑन, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम अभी चल रहा है उसके लिए आप रिजर्व क्रिएट करें। अब बेसिक क्वेश्चन ये आएगा कि कितना अमाउंट P&L अकाउंट में जाना चाहिए और बैलेंस कितना रिजर्व क्रिएट आपको करना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, यह हमारे सी इंस्टीट्यूट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे और जरूर पढ़ेंगे। तो अब हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर अभी तक जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने कमा लिया है, जिसको कि आप नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, उसमें से कितना अमाउंट P&L में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए और बाकी बैलेंस कितना रिजर्व। इस पर्टिकुलर इश्यू को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। ओके, आप देख सकते हैं अगले पॉइंट की हेडिंग हमने डाली है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी है जी, और उस लाइन का मैंने एक नाम डाला है, लाइन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट, यानी आज की डेट तक। आज की डेट से मेरा मतलब है कि जिस दिन आप ये अकाउंट बना रहे हैं उस डेट तक कितना परसेंटेज वर्क सर्टिफाई हो चुका है। इसको कुल मिलाकर 4 स्टेजेस में क्लासिफाई करा जाता है। पहला स्टेज कि आज की डेट तक 25% वर्क भी सर्टिफाई नहीं हुआ है। जैसे आप कह सकते हो सिर्फ 10% हुआ, 15% हुआ, 21%, 22%, जो भी है, 25% काम भी सर्टिफाई नहीं हुआ। जब आपका अभी अच्छा खासा काम सर्टिफाई हुआ ही नहीं है, 25% तो बड़ा मिनिमम लेवल सोचा जाना चाहिए ना। मतलब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए भाई कुछ तो काम होना चाहिए। तो अगर हम ये माने कि आपका काम आज की डेट तक 25% से भी कम सर्टिफाई हुआ है, तो फिर ये बहुत जल्दी होगी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक भी रुपया लेके जाएं। ये बहुत जल्दी होगी आप शेयर होल्डर्स को एक भी रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपने आप को पहली स्टेज में पाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी अमाउंट आप नहीं लेके जाएं। नील, रेकमेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड, नो अमाउंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेकंड स्टेज में हैं, यानी जो वर्क सर्टिफाइड आज की डेट तक है वो 25% कम से कम तो है ही, उससे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काम हो गया। आप ऐसा मान के चलिए कि 50% काम भी सर्टिफाई नहीं हुआ है। तो अगर आज की डेट में सिचुएशन सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि कुछ प्रॉफिट तो आज की डेट के हिसाब से सोचा जाए तो शेयर होल्डर्स में बंटना भी चाहिए। तो जो अमाउंट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए उसकी रिकमेंडेशन है 1/3 मल्टीप्लाइड विथ नोशनल प्रॉफिट। भाई नोशनल प्रॉफिट तो आप जानते ही हैं, भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अभी तक बना लिया है और उस पर एस्टिमेशन के बेसिस पे सोचा जाए, एजम्पशन के बेसिस पर ही सोचा जाए, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के हिसाब से भी सोचा जाए, तो जो प्रॉफिट पॉसिबली अर्न किया जा चुका है उसको नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। तो वो जो नोशनल प्रॉफिट है ना, उसका 1/3 P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आप बाकी 2/3 का क्या करना चाहते हैं? वेल, आप बाकी 2/3 का रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं। सो 1/3 टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, 1/3 recommended to be distributed as dividend among the owners, but remaining 2/3 to be kept as reserve। ये रिजर्व हमेशा के लिए नहीं होगा,
ये रिजर्व सिर्फ तब तक है जब तक हमको लगता है कि बिजनेस में रिस्क है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, सारा काम खत्म हो जाए, तो रिजर्व की इंपॉर्टेंस वैसे ही खत्म हो जाएगी। फिर जो भी अमाउंट आप रिजर्व में रखेंगे भी वो एक दिन P&L अकाउंट में ट्रांसफर तो वो भी हो ही जाना है, पर फॉर द टाइम बिंग सिर्फ 1/3 अमाउंट को ही P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की हमारी रिकमेंडेशन है। लेकिन ये फार्मूला भी यहां कंप्लीट नहीं होता है, मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। इट गेट्स फर्दर मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, ये कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के मल्टीप्लिकेशन का बेसिस क्या है, सुनेगा। मान लीजिए अगर कोई ये कहता है कि भाई आज की डेट तक 5 लाख का वर्क मेरा सर्टिफाई हो चुका है, यानी 5 लाख का काम मैंने किया है, मैं कहता हूं और आर्किटेक्ट भी कहता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्टी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई 5 लाख का काम हो गया है, आप मुझे इतना तो कैश दे दीजिए, पर अगर कॉन्ट्रैक्टी कहता है नहीं, मैं आपको इतना सारा कैश नहीं दे सकता, अगर मैंने आपको सारा कैश आज की डेट तक का दे दिया तो आपका क्या भरोसा, आप बीच में काम छोड़कर चले जाओ तो। इसलिए ऐसा होता ही है कि बिजनेस में जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक कॉन्ट्रैक्टर के पैसे को रोका जाता है। लेट अस अज्यूम क्वेश्चन आपको यह बताता है कि भी हम लोग 20%, लेट अस अज्यूम 20% अमाउंट को विदहेल्ड किया गया और रिमेनिंग 80% अमाउंट हमने मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस के तौर पे कैश मिल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कैश रिसीव्ड लिखेंगे तो वो हो जाएगा 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज 5 लाख। अब 5 लाख तो समझिए कैंसिल ही हो गया, तो इफेक्टिवली इसका मतलब आपके पास क्या रह गया, 80%। हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपने कैलकुलेट किया है, मेरा मतलब है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, उसका 80% कर दिया जाए। 80% करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम अपने कैश की प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहते। अगर पीछे से जो कैश हमारे पास आता है, मतलब मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, मेरे को कैश मिलता है कॉन्ट्रैक्टी से, अगर कॉन्ट्रैक्टी से जो मुझे कैश मिलता है वो 100% नहीं मिलता, वो मिलता है 80%। तो जब मैं अपने शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करता हूं, जब मैं अपने शेयर होल्डर को कमिटमेंट करता हूं, तो मैं भी उसको यही कहूंगा कि मैं भी आपको 80% ही डिविडेंड पे करूंगा तब तक जब तक मुझे पीछे से 100% कैश नहीं मिल जाता। आप इसको ऐसे सोचिए कि जैसा बर्ताव दुनिया मेरे साथ करेगी वैसे ही बर्ताव मैं भी दुनिया के साथ करूंगा। जब मैं दुनिया के पास जाके बोलता हूं मुझे मेरा पैसा दो, तो दुनिया मेरे को पैसा देती है 80% के लॉजिक पर। इसका मतलब मैं भी जब दुनिया को पैसा दूंगा तो 80% के लॉजिक पर ही दूंगा। भाई ये तो हो नहीं सकता कि मुझे कैश मिले कट कट कर और मैं दुनिया को कैश लुटाता रहूं, तो भैया ऐसे तो मेरे बिजनेस की कैश की प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। इसका मतलब मुझे सिचुएशन को ठीक ढंग से हैंडल करना है, मुझे अपने लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम में अपने आप को नहीं फंसाना है। इसीलिए जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो जो भी आपका प्रॉफिट का अमाउंट आया है पहले उसका 1/3 करें, लेकिन उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। किस परसेंटेज से? जिस परसेंटेज से आपको भी कैश मिला है। अच्छा, ये कैलकुलेशन जरा मैं हटा लेता हूं, इतनी कैलकुलेशन, वेरी गुड। अब हम आते हैं सेकंड से थर्ड सिचुएशन की तरफ। इनफैक्ट अगर आज की डेट तक जो वर्क सर्टिफाइड है, मान लीजिए वो कम से कम 50% वर्क सर्टिफाई हो चुका है, लेकिन एकदम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज के आसपास वो नहीं पहुंचा। आप यूं कह सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 90% कंप्लीट हो गया हो तो उसको नियरिंग कंप्लीशन स्टेज कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो 90% से थोड़ा सा भी कम है तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये नियरिंग कंप्लीशन स्टेज के आसपास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मानना यह है कि थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने का टाइम आ गया है। तो फार्मूले में थोड़ी लिबरल अप्रोच आ जाती है। यानी पहले आप ये सोचते थे कि 1/3 अमाउंट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अब हमारी रिकमेंडेशन ये है कि 1/3 नहीं 2/3 अमाउंट
इसका मतलब शेयर होल्डर्स में थोड़ा ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 2/3 तो फिर ज्यादा ही हुआ। लेकिन वो बात अपनी जगह है कि आप नोशनल प्रॉफिट का 2/3 तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इसको फर्दर जरूर मल्टीप्लाई करिएगा, दैट इज कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड से। मैं फिर कहूंगा कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा कि जिस परसेंटेज पर कैश हमको मिलता है हम उसी परसेंटेज को अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के पर्पसेस के लिए। अब लास्ट स्टेज हमारे पास क्या रह गई, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन स्टेज, और वी कैन से वर्क सर्टिफाइड इज एट लीस्ट 90%। इसके लिए डिस्कशन मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पर ले आता हूं। नियरिंग कंप्लीशन स्टेज दैट इज 90% और मोर वर्क बीइंग सर्टिफाइड। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको समझने से पहले आपको एक और टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, और वो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखिए नोशनल प्रॉफिट जो टर्म है हम लोगों ने तो वो काफी यूज किया है। नोशनल प्रॉफिट जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और जो प्रॉफिट की फिगर हमारे पास आती है वो नोशनल प्रॉफिट है। आप उसको ये भी कह सकते हैं जो प्रॉफिट आज की डेट तक है वो नोशनल प्रॉफिट है, भले ही वो आर्किटेक्ट या सर्वेयर के एस्टिमेशन पर क्यों ना हो। लेकिन जब हम टर्म यूज करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो उससे हमारा मतलब क्या है, वेल फार्मूले की सेंस में अगर कहें तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप इसको यूं सोचिए कि नोशनल प्रॉफिट का मतलब अगर ये है कि आज की डेट तक कितना प्रॉफिट आप कमा चुके हैं, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सूनर और लेटर आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी टोटल प्रॉफिट ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिगार्डेड एज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आप इसको एस्टिमेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। शुरू में अगर आप सोचोगे या बीच में भी अगर आप सोचोगे तो उसमें एस्टिमेशन का इनपुट तो फिर आ ही जाता है ना। अच्छा, जब आप टर्म यूज करते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको किस सेंस में सोचा जाए, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, okay, this is equal to cost of contract to date। आप जिस दिन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन तक जितनी भी कॉस्ट आपकी एक्चुअल में हो चुकी है पहले आप उस कैलकुलेशन को पिक कर लें, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में फ्यूचर में और पॉसिबली कॉस्ट कितनी हो सकती है। एक बार फिर से, आज तक जितनी कॉस्ट हो चुकी है प्लस और कितनी कॉस्ट होने वाली है, इससे पता चल जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट की हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। एक बार टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे हाथ आ गई, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से डिडक्ट कर देंगे, हमको यह पता चल जाएगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबली कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है वो कैसे डिसाइड होगा। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको यह बता दूं कि हमारे पास इसके बड़े सारे फार्मूले हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले मैं आपको सारे फार्मूले बता देता हूं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फार्मूले को आपको सेलेक्ट करना है। जो पहला वाला फार्मूला है, वेल दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट बीइंग मल्टीप्लाइड विथ वर्क सर्टिफाइड एंड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फार्मूले नंबर 2 पर आने से पहले जरा ये जो पहला फार्मूला है हम इसके बेस को थोड़ा सा क्लियर करें। लेट अस एज्यूम एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है 5 लाख रुपए का। कितने का जी? 5 लाख रुपए का। आज की डेट तक जो काम आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया है वो है 4,50,000। कितना? 4,50,000।
अच्छा, हमको ऐसा लगता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने 5 लाख का लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, वो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी ₹4 लाख। परफेक्ट। आप खुद सोचिए, अगर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 लाख की कॉस्ट होगी, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट तो इन एनी केस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट से आप 1 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर 1 लाख का प्रॉफिट शेयर होल्डर में तो मैं तब डिस्ट्रीब्यूट करूं ना, जब मेरा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो। अगर आप ये कहें कि जी वर्क सर्टिफाइड तो 4,50,000 है, तो अगर मैं यहां 4,50,000 लिखता हूं और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में लिखता हूं 5 लाख, इफेक्टिवली अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये जो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख है, क्या ये 90% का काम नहीं करेगा? यस। और जैसे आप 1 लाख को 90% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मैसेज ये आ गया कि 90,000 P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, आप 90,000 को छोड़िए, सवाल ये उठता है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट का 90% क्यों करा गया? अरे भाई, जब आप खुद इस बात का दावा करते हो कि 90% वर्क सर्टिफाई हो चुका है, तो P&L अकाउंट में जाने वाला अमाउंट भी तो 90% ही होना चाहिए। तो फार्मूले के पीछे की सोच क्या है? अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 लाख का प्रॉफिट दे सकता है, तो उसके 90% को आप शेयर होल्डर्स में आज डिस्ट्रीब्यूट करने को राजी हो चुके हैं, क्योंकि आज की डेट तक सिर्फ 90% वर्क ही सर्टिफाई हुआ है। फार्मूले के पीछे सोचिए, कितनी बढ़िया सोच है। अच्छा, ये तो फार्मूला नंबर 1 है। मैं आपको बाकी भी और जो टोटल 4 फार्मूले हैं, एक फार्मूले का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको दूसरे फार्मूले की तरफ लेकर आता हूं। दूसरा वाला फार्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। पहले सारे फार्मूले लिख लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड गेट इट फर्दर मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, फार्मूले को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वर्क सर्टिफाइड तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को मत सोचेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो आप इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस जाओगे। आप इसके कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन को सुनिए। जब आप ये कहते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबली 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, सही बात है, सही बात है। आप कहते हो जी 4.5 लाख का काम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अपने को मिला था 5 लाख रुपए का। इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 90% करा जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर वर्क सर्टिफाइड है 4,50,000, तो क्या आपको सारा कैश मिल चुका है? ऐसा कहीं नहीं होता है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही आपके कैश को रोकेगा। आप एज्यूम करिए कि जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसका अब तक सिर्फ 80% कैश मिला है। सो दिस इज 0.80 ऑफ 4,50,000। 0.80 से मेरा मतलब है 80%। आप कुछ ऐसे सोचिए कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट से 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। यस, 4,50,000 by 5 lakh, this is 0.90, that is 90%, and get it further multiplied with 80%। तो जो भी आंसर आएगा उसको छोड़िए, लेकिन आप हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में सोचिए। हम ये कहना चाहते हैं पूरा प्रॉफिट नहीं, पहले करो उसका 90%। क्यों? क्योंकि काम ही खाली 90% हुआ है। अब जो आंसर आ गया फिर उसका करो 80%। क्यों? क्योंकि आपको कैश भी तो खाली 80% ही मिला है। तो आप अपने प्रॉफिट के अमाउंट को कम करिए। आप जितना डिविडेंड कम करोगे, रिजर्व ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि डिविडेंड की इंपॉर्टेंस कम और रिजर्व की इंपॉर्टेंस ज्यादा तब तक जब तक बिजनेस में रिस्क है। वो दिन आएगा ही जब सारा काम सर्टिफाई हो जाएगा, वो दिन आएगा ही जब सारा का सारा कैश मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब सारा काम सर्टिफाई हो जाएगा तो ये 0.90 नहीं
1 हो जाएगा। जब सारा कैश मिल जाएगा तो ये 0.80 नहीं 1 हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा 1 लाख रुपए यानी टोटल प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करा जाए तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ, कैश पूरा नहीं मिला, तो आपका कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सोचना कोई गलत बात नहीं, आपको ऐसे सोचना भी चाहिए। वैसे अगर फार्मूला नंबर 1 और 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो ऑब्वियसली आप फार्मूला नंबर 2 को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें दोनों बातों को एप्रोप्रिएट ओपिनियन के हिसाब से सोचा गया। कितना परसेंटेज वर्क हुआ उसको सोचा गया और कितना परसेंटेज कैश मिला उसके बारे में भी सोचा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मूले 2 और हैं। फार्मूला नंबर 3 जो है वो कौन सा है? वेल, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये जो फार्मूला नंबर 3 है, इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए फार्मूला नंबर 1 में वापस आएं। पहला फार्मूला क्या कहता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विद वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 90% काम हो चुका है, क्योंकि ये बात वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जब हम अपनी बात कहने की अप्रोच बदल देते, मेरा मतलब है आज की डेट तक कितने परसेंटेज काम हो चुका है, हम इसका जवाब वैल्यू पर क्यों दें? हम क्यों ना इसका जवाब कॉस्ट पर दें? तो सोचिए नीचे क्या लिखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितनी कॉस्ट होगी, ऊपर क्या लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट पर आज की डेट तक कितनी कॉस्ट हो चुकी है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज ये बताएगा आज की डेट तक का कॉस्ट का परसेंटेज। तो जितना कॉस्ट का परसेंटेज है आप ये मान सकते हैं कि उतना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो फार्मूला नंबर 1 जब ये बताता है कि कितने परसेंटेज काम हो चुका है तो उसके पीछे उनकी सोच है वैल्यू। फार्मूला नंबर 3 जब ये बताता है कि कितना परसेंटेज काम हो चुका है तो इसके पीछे उनकी सोच है कॉस्ट। ओके, फार्मूला नंबर 4 क्या है? ये फार्मूला कहता है कि पहले आप फार्मूले नंबर 3 को एज इट इज दोबारा से लिख दें, यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट गेट इट मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो फार्मूला नंबर 3 को एज इट इज लिखा गया। फिर जब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फार्मूला नंबर 4 है वो फार्मूला नंबर 3 का एक्सटेंशन है। फार्मूला नंबर 3 में आप खाली उस परसेंटेज का रेफरेंस लेते हैं जो वर्क कंप्लीटेड को रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको खाली वर्क कंप्लीटेड का पैरामीटर ही नहीं, आपको वो परसेंटेज भी लेना चाहिए कि कितना परसेंटेज कैश आपको आज की डेट तक मिला है। तो फार्मूला नंबर 4 की सोच क्या है कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच जब अडॉप्ट करें तो 2 परसेंटेजेस लेकर आए। पहला परसेंटेज बताए कि कितना परसेंटेज काम हुआ है कॉस्ट के बेसिस पे, दूसरा परसेंटेज ये बताए कि जो भी काम हमने किया है उसके अगेंस्ट हमको कितने परसेंटेज कैश मिला। अब सवाल ये उठेगा ऑब्वियसली, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और कहा जाए कि भैया ये चारों फार्मूलों से आंसर कैलकुलेट करके बताएं कि आप कौन से फार्मूले के को रेकमेंड करते हैं, किस फार्मूले के आप फेवर में हैं। वेल, हमारी सोच ये है कि जो भी फार्मूला आपके आंसर को मिनिमम लेवल पर लेकर आएगा वो ऑटोमेटिकली इंश्योर करेगा कि रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। भाई P&L अकाउंट में जाने वाला अमाउंट कम से कम हो जाएगा तो रिजर्व में जाने वाला अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर आप कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपकी सोच ऐसी होनी ही चाहिए।
तो जब भी चारों फार्मूले लगाने पड़ जाएं, अगर चारों फार्मूले लगाने पड़ जाएं तो उसमें से कोई एक फार्मूला चुनना पड़ जाए तो आप उसी को चुनिएगा जिसमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला अमाउंट कम से कम है। ठीक है जी, टाइम आ गया है कि मैं आपको अब अगले कंसेप्ट की तरफ ले चलूं। ओके, अगला कंसेप्ट है हाउ टू रिप्रेजेंट वर्क इन प्रोग्रेस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट आपको बनानी है पुराने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस आपकी एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। एसेट इसलिए क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ये आपकी एसेट ही तो हुई ना, किसी दूसरे ने आपके लिए काम थोड़ी करा। भाई आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने कॉन्ट्रैक्टी के लिए कोई काम किया तो ये आपकी एसेट है। तो आप इसको एसेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्क इन प्रोग्रेस टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड इन दिस मैनर। देखिए, पहले आपको क्या लिखना चाहिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसमें आपको ऐड कर देना चाहिए कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आपकी दो एसेट्स हैं, आपने किसी के लिए दो तरीके के काम करे। एक वो काम जो आर्किटेक्ट ने चेक किया, दूसरा वो काम जो आर्किटेक्ट किसी वजह से चेक नहीं कर पाया। खैर है तो दोनों एसेट ही। वर्क सर्टिफाइड हो वो भी एसेट है, अनसर्टिफाइड है वो भी एसेट है, क्योंकि ये दोनों काम आपने किसी और के लिए करे। बस बात इतनी सी है कि वर्क सर्टिफाइड को जब आप एसेट माने तो उसमें वैल्यू होना चाहिए, यानी इंक्लूडिंग प्रॉफिट। लेकिन जब आप अनसर्टिफाइड को कॉस्ट, जब आप अनसर्टिफाइड को एसेट माने तो आप उसको कॉस्ट पे लिखेगा। अनसर्टिफाइड वर्क एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल होता है, उसमें कभी भी प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए। अच्छा, जैसे हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारी एसेट का टोटल हो गया, यानी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों का टोटल। लेकिन जो भी काम आपने अब तक किया है और जो वर्क सर्टिफाई हुआ है, पक्का इसके ऊपर आपको आपके कॉन्ट्रैक्टी से अब तक कुछ कैश एडवांस के तौर पर मिल गया होगा। अगर आपको कैश एडवांस के तौर पर मिल गया है तो ऑब्वियसली आप उसको माइनस करेंगे ताकि आप बता सकें कि आपकी एसेट का नेट अमाउंट कितना है। जब आप ये कहते हो कि मैंने किसी के लिए इतना काम किया और उसने मुझे इतने पैसे दे दिए, तो डिफरेंस तो आप बताओगे ही, ये जानने के लिए कि वर्क इन प्रोग्रेस का एक तरीके से नेट बैलेंस कितना है। सिमिलरली जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और आप जब P&L अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और बैलेंस अमाउंट का आप रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो रिजर्व आपको ऐसा लगेगा कि लायबिलिटी साइड पर लिख लिया जाना चाहिए, पर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि वो जो रिजर्व है वो यहां से डिडक्ट करके दिखाया जाए। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि अकाउंट्स में आपने पढ़ा ही होगा कि जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स होता है, वो जो रिजर्व या फिर जो आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो आप लायबिलिटी साइड पर नहीं, एसेट साइड में से आप डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं। तो आपको भी वही पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल वर्क इन प्रोग्रेस का नेट अमाउंट आपके पास आए, आप उसको जरूर मेन कॉलम में रिकॉर्ड करिएगा। तो एसेट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने का क्या प्रोसीजर हुआ, पहले आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसमें ऐड करिएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इससे आपको टोटल एसेट वैल्यू पता चलेगा। जितना एडवांस आपको मिल चुका है वो आप डिडक्ट करें, और जो आपने रिजर्व क्रिएट कर रखा है वो लायबिलिटी साइड पर ना शो करके आप एसेट साइड में से माइनस करें। इस तरीके से आपको वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके लिए मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस्केलेशन क्लॉज। मेन क्लासेस में तो ये कंसेप्ट अच्छे खासे लेवल पर पढ़ा जाता है। आइए थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं।
देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है जो शुरू में डिसाइड है, वो एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया भैया। अब इसको फ्यूचर में आप चेंज नहीं कर सकते, अनलेस अगर दोनों पार्टी चेंज करना चाहे तो फिर और बात है। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज इन द फ्यूचर। एक बात ध्यान रखिएगा कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसा कि हम बार बार कहते रहे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 5, 6, 10 साल लग जाए, कौन सी बड़ी बात है। तो कॉन्ट्रैक्टर को एक रिस्क सताता है, और वो रिस्क क्या है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए तो, वर्कर के वेज रेट बढ़ गए तो, और अगर बाद में हम कॉन्ट्रैक्टी के पास जाकर बोले कि मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, वर्कर की वेज रेट बढ़ गई है, तो कॉस्ट मेरी बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टी आपकी क्यों सुनेगा भला? वो कहेगा ये तो आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को बहुत रिस्की पोजीशन पर पाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं एक्सपेंसेस एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाएं, तो आप एक काम करिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट एंटर कर रहे होते हैं उसी समय आप एग्रीमेंट में एक बात लिखवा लीजिए, उस पे आपके कॉन्ट्रैक्टी दोनों के साइन हो जाएं। उसमें यह लिखा जाना चाहिए कि अगर ये एक्सपेंसेस इन रीजंस की वजह से, ऐसे ऐसे कारणों की वजह से अगर बढ़ते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे या एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएंगे, कई बार एक लिमिट भी डिसाइड होती है कि उस लिमिट तक अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट डिसाइड हो गई 10%, कि जी 10% तक अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में मैं खुद इसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। पर अगर एक्सपेंस उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, तो अगर मैं इतने बड़े एक्सपेंस को एब्जॉर्ब ना कर पाऊं तो एग्रीमेंट में आप ये लिखवा लीजिए कि एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसका कितना बर्डन मैं अपने कॉन्ट्रैक्टी पे शिफ्ट कर सकता हूं, यानी बढ़े हुए एक्सपेंसेस को कॉन्ट्रैक्टी से मांगा जाए। इस बात को जब आप एग्रीमेंट में लिखवा लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज किस लिए होना चाहिए? ताकि पॉसिबल जो फ्यूचर में मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं या जो वेज रेट बढ़ते हैं, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा कि एस्केलेशन क्लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली एज पर एग्रीमेंट है, विदाउट एनी डाउट। लेकिन जब एग्रीमेंट भी बनता है तो एस्केलेशन क्लॉज में क्वांटिटी के डिफरेंस को कंसीडर नहीं करा जाता। क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। भाई कॉन्ट्रैक्टर कहते देखिए जब एग्रीमेंट मेरा हुआ था तो मैंने कहा था मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट लगता है, सीमेंट की इतनी बोरियां खर्च होंगी और एक एक बोरी का ये प्राइस फिक्स हो गया। भाई बाद में सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कोर्स इस बात का रोना रो सकता है कि सीमेंट महंगा हो गया, बताइए मैं क्या करूं। लेकिन अगर सीमेंट ज्यादा खर्च हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टी आपकी नहीं सुनेगा। वो कहेगा अरे अगर आपने मटेरियल वेस्ट किया है तो उसमें हमारी गलती है क्या? आप अपनी गलती का खामियाजा हमारे पर क्यों थोपते हैं? तो प्राइसेस के डिफरेंसेस को ऑफ कोर्स एस्केलेशन क्लॉज में कवर किया जा सकता है, वो भी अगर एग्रीमेंट में यह बात कही जाए तो। एग्रीमेंट भी क्वांटिटी के डिफरेंस पर हमेशा साइलेंट रहता है, क्योंकि अगर क्वांटिटी के डिफरेंस को भी कंसीडर कर लिया गया तो कॉन्ट्रैक्टर तो लापरवाह हो जाएगा, कहेगा यार जितना मर्जी सीमेंट खराब होता है हो जाने दो, जितना मटेरियल खराब होता है हो जाने दो, अल्टीमेटली तो मैं इसका बर्डन कॉन्ट्रैक्टी पे शिफ्ट कर दूंगा। नहीं, इस तरीके की पॉलिसी अपने आप में गलत है। तो एस्केलेशन क्लॉज का पहले आप बेसिक मीनिंग सोचिए कि मटेरियल प्राइसेस, वेज रेट जब बढ़ जाते हैं तो बढ़ी हुई कॉस्ट का पूरा बर्डन या उसका एक शेयर अगर आप कॉन्ट्रैक्टी से रिकवर करना चाहें और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप बढ़ाना चाहें तो एस्केलेशन क्लॉज की डेफिनेशन में वो जाता है और क्वांटिटी के डिफरेंस को इसमें कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं होता है। वेरी गुड जी, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब यह है कि जो काम हमने आपसे लिया है, चूंकि वो सारा काम हम खुद नहीं कर सकते तो उसका एक हिस्सा हम किसी और को डेलीगेट कर देते। जैसे चलिए मैं अगर आपके और अपने बारे में भी बात करता हूं, आपके और हमारे बीच में भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कि हमको आपको ये कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा कर देनी है, हमने आपसे एक अमाउंट चार्ज किया है, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया।
एज अ रूल सोचा जाए तो हमको ही आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराकर देनी चाहिए, और जो हम आपको बुक भी प्रोवाइड कराकर देते हैं वो भी हमारा ही जॉब है, हमारा ही वर्क है। लेकिन भाई हम तो कोचिंग क्लासेस के एक्सपर्ट है भाई, बुक पब्लिशिंग का काम तो हमारा है नहीं। तो हम भी मजबूरी में क्या करते हैं कि बुक की प्रिंटिंग का काम हम किसी और को दे देते हैं। इसका मतलब हम अपने पूरे काम का एक हिस्सा, एक वर्क ऐसा है जो आगे फर्दर डेलीगेट करते हैं। मैं कहता हूं सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो एसेंशियल हो गया है, आउटसोर्सिंग तो एसेंशियल होती ही है। भाई अगर हमने बिल्डिंग बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो पूरी बिल्डिंग का सारा काम हमको आए, ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई। हो सकता है हमको दरवाजों का काम नहीं आता, हो सकता है कि हमको प्लम्बिंग का काम नहीं आता, हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं आता, तो फिर हम लोग ये काम किसी और से करवाएंगे ही करवाएंगे। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी काम का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो हम खुद नहीं करते वो हम किसी और से करवा लेते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? सीधी सी बात है, नॉट पॉसिबल और फिजिबल टू डू द एंटायर वर्क बाय ओन एफर्ट्स। अच्छा, अगर मैं पॉसिबिलिटी के बारे में ना भी सोचूं, भाई ये कोई अगर ये कहे दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल थोड़ी होती है, अच्छा इम्पॉसिबल ना सही पर फिजिबिलिटी का तो केस है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अगर मैं चाहूं तो मैं प्रिंटिंग प्रेस लगा लूं साहब, अपनी किताबों को खुद प्रिंट करूं। हमको भी एक साल में ना अपने सभी स्टूडेंट्स को 50,000 किताबें तो अकेले मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो 50,000 किताबें अगर मैं ये सोचूं मुझे अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्यों ना मैं अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लगा लूं। अरे अगर मैं प्रिंटिंग के बिजनेस में जाऊंगा तो फिर ये जो मेरा मेन वर्क है, जो मेरा कोचिंग का वर्क है, इसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ जाएगा। तो मैं भले ये कहूं कि पॉसिबिलिटी का फैक्टर छोड़ो पर फिजिबिलिटी का फैक्टर तो नहीं है ना। है तो मेरे पास कुल मिलाकर इतना ही टाइम, दिन के 24 घंटे हैं। अब मैं सोचूं ये काम भी कर लूं वो काम भी कर लूं तो होगा क्या, जो काम हम कर रहे हैं ना वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो कई बार पॉसिबिलिटी का फैक्टर अगर नहीं भी कंसिडर करना होता तो फिजिबिलिटी का फैक्टर तो होता ही है। ओके, इसका मतलब अगर आपको लगे या पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है तो आप सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड इट बिकम्स एसेंशियल टू आउटसोर्स द वर्क। काम ही कुछ ऐसा है कि उसमें बड़ी सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं और हमको लगता है कि इसका कुछ हिस्सा आउटसोर्स किया जाना चाहिए। जिसको हम आउटसोर्स करेंगे, जिसको काम का एक हिस्सा किसी को आगे देंगे, भाई वो तो हो गया सब कॉन्ट्रैक्टर, और जो काम हमने उसको दिया वो हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट। जो काम का एक हिस्सा हमने किसी को दिया उसको तो मैं कहूंगा सब कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको मैंने वो काम दिया उस आदमी को मैं कहूंगा सब कॉन्ट्रैक्टर। चलो मैं हो गया मेन कॉन्ट्रैक्टर, वो हो गया सब कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके लिए काम किया जा रहा है वो हो गया कॉन्ट्रैक्टिंग। अब तीसरी बात, ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है आंसरेबल टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर। आप इसको ऐसे सोचिए, जैसे हमने आपको बुक दी, आप है कॉन्ट्रैक्टी, मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, जो बुक हमने आपको दी उसमें मान लीजिए हमारे प्रिंटर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, जो बुक आपके पास पहुंची उसमें मान लीजिए 2-3 पेजेस ठीक तरीके से प्रिंट नहीं हुए थे। तो आप मुझे सच बताइए, क्या आप हमारे प्रिंटर को फोन कर सकते हो? क्या आप हमारे प्रिंटर को फोन करके कुछ बुरा भला कह सकते हो कि अरे ये कैसी बुक प्रिंट करी है, 2 पेज आपने उल्टे लगा दिए? क्या आपका कोई राइट बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमको कहिए, हमने आपको सर्विस दी है, सब कॉन्ट्रैक्टर हमने अपॉइंट किया। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर को हमने डांटना है या उसको शाबाशी देनी है तो वो हमारा काम है। इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को आंसरेबल होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टी को भी कोई शिकायत है तो कॉन्ट्रैक्टी वो शिकायत मेन कॉन्ट्रैक्टर से तो कर सकता है पर वो शिकायत वो सब कॉन्ट्रैक्टर से नहीं कर सकता। सो सब कॉन्ट्रैक्टर इज आंसरेबल ओनली टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ कौन कौन से एडवांटेजेस जुड़े हैं? टोटल 3 एडवांटेजेस इसके साथ सोचे जाते हैं। पहला एडवांटेज है क्विक कंप्लीशन। भला क्विक कंप्लीशन कैसे? देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, हमने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, हमने कहा चलो भाई दीवारें खड़ी करना शुरू करो, लेंटर डालो, और जहां तक दरवाजों के काम का सवाल था हमने काम किया। अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को कहा चलो भाई तुम अपनी जगह पे दरवाजे बनाना शुरू करो।
इधर बिल्डिंग बनकर खड़ी होगी, तुम्हारे भी दरवाजे बन जाएंगे, लाकर सीधा फिट फाट कर देंगे। तो इसका मतलब काम जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? जब भी हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऑप्शन को पिक करते हैं, काम हमेशा जल्दी होता है। पर आप कह सकते हैं सर जल्दी का काम तो शैतान का होता है। नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में काम जल्दी भी होता है और उसकी इंप्रूव्ड क्वालिटी भी होती है, बेटर क्वालिटी। पता है क्यों? क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर भी अपने काम का स्पेशलिस्ट है। अगर हम बिल्डिंग बनाने के स्पेशलिस्ट हैं तो वो दरवाजे बनाने का स्पेशलिस्ट है। इसका मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन और उसका स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, तो क्वालिटी ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है बिल्डिंग बनाने में लगता है, हमें तो नहीं आता है, हम ऐसे मान लो गलत शलत तरीके से उसके अंदर तारे डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी वर्क खराब हो जाए तो पूरी बिल्डिंग का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क के स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनकी सर्विसेज ली जाए तो इससे हमारे ही प्रोडक्ट की तारीफ होगी, जो बिल्डिंग हमने बनाई उसकी तारीफ होगी। अरे लोग तो ये याद भी नहीं करेंगे कि इसमें तारों का काम किसने किया था, प्लम्बिंग का काम किसने करा था। अगर मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूं तो उसमें तारीफ तो मेरी ही होगी। तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है और कॉन्ट्रैक्टर की गुडविल भी इसमें बढ़ती है। तीसरा एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग। आप कहेंगे सर ये कैसे भला? सुनो सुनो सुनो, अगर सारे काम मैं खुद करूंगा ना तो मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर मैं काम किसी और से करवाऊंगा ना तो मेरे को सस्ता पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, ये सीधा सा स्पेशलाइजेशन का काम होता है। जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो अच्छा भी काम करते हैं और सस्ता भी काम करते हैं। जो अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि मैं भी सारे काम करूंगा, मैं ही सारे काम करूंगा, उल्टा उसकी कॉस्ट ज्यादा उसको पड़ सकती है। तो इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 3 एडवांटेजेस साफ तौर पे देखे जाते हैं। इसमें काम जल्दी खत्म होता है, इसमें क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होता है जिसकी वजह से मेन कॉन्ट्रैक्टर की गुडविल बढ़ती है, और कॉस्ट में भी सेविंग होती है। कॉस्ट की सेविंग कैसे होती है? ये काम हम खुद करेंगे तो हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा, अगर सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। डिसएडवांटेज जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यस डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कंट्रोल जो है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। कंट्रोल के डाइल्यूशन से मेरा मतलब क्या है? देखो भाई, अगर काम मेरे कंट्रोल में होना तो मैं जानता हूं इसको कब कैसे पूरा करना है। जब मैं सब कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता हूं, इसका मतलब मैं सब कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाता हूं। सब कॉन्ट्रैक्टर काम खत्म करके देगा तो जाके मेरा काम पूरी तरह खत्म होगा। और अगर सब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से देरी होती है तो वो माना जाएगा कि वो मेरी देरी है। इसका मतलब मेरे फैसलों का कंट्रोल मेरे ऊपर ना होकर अब सब कॉन्ट्रैक्टर पर चला जाएगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टर भी कंट्रोल यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लगेगा। और जब भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेशन होता है तो कंट्रोल का डाइल्यूशन तो फिर होता ही होता है। तो बड़े अच्छे पॉइंट थे जो हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कंटेक्स्ट में पढ़े। वेरी गुड जी, अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, अब एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखो भी, ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स किया जाता है ना तो हम किसी को ये नहीं बताते कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसमें हमारी कॉस्ट कितनी। कौन किसको कॉस्ट बताता है भाई? अगर मान लीजिए आपने ये कैलकुलेटर खरीदा तो कैलकुलेटर बेचने वाले ने क्या पीछे लिखा हुआ है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? भला प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को कोई बताता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता। पर ऐसा जहां भी होता है, भले ही 1% केसेस में होता हो, ऐसा जहां भी होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्टी को बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की आपकी कॉस्ट कितनी, और आप अपने कॉन्ट्रैक्टी से कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट की भी डिमांड करें। प्रॉफिट भी बताइए कि इतना अमाउंट या इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम आपसे चाहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे डिसाइड होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस स्पेसिफिक अमाउंट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और यह बात आप ड्यूली इंटीमेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी इस बात को ड्यूली शेयर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कॉस्ट कितनी आती है। पर आप ऐसा क्यों करोगे भला?
ऑफ कोर्स हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों करेंगे, भला हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को क्यों डिस्क्लोज करना चाहेंगे। लेकिन पहले जरा मैं इसके मैं एडवांटेज के बारे में बात करता हूं। एडवांटेज कॉन्ट्रैक्टर को भी है और कॉन्ट्रैक्टी को भी है। कॉन्ट्रैक्टर को एडवांटेज क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को एश्योर कर सकता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा। उसने कॉन्ट्रैक्टी को साफ मैसेज दिया है कि कॉस्ट तो मैं आपसे पक्का ही मांगूंगा, तो कॉस्ट की रिकवरी तो है, साथ में प्रॉफिट, चाहे छोटा सा प्रॉफिट क्यों ना हो, पर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट तो होता ही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टी को एडवांटेज क्या है कि जब साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हम आपसे कॉस्ट की डिमांड करेंगे, तो कॉस्ट को चेक किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लूं, जितने भी RWA हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, वो क्या करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बाकायदा चेक करने का राइट रखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट आखिरकार है कितनी। वो इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन पे लाना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक से जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल रेज करते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट कितनी। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टी जो है उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का राइट रहेगा। सूटेबिलिटी, अब आखिरकार हम इस तरीके के चक्कर में क्यों जाएं, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कारण है कि फ्यूचर हाईली अनसर्टेन है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं ये खतरा मॉल नहीं लेना चाहता, मैं शुरू में पहले नहीं बताना चाहता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना डिसाइड करूंगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो गया तो फ्यूचर में मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए भी तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर फ्यूचर कंडीशंस इतनी हाईली अनसर्टेन है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उस जॉब को कंप्लीट करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो मान लीजिए सही तरीके से डिसाइड नहीं करी जा सकती, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं है। अगर मुझे मटेरियल पूरा नहीं मिला तो काम हम पूरा कैसे करेंगे। हो सकता है तब मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए, हो सकता है मेरे ऊपर लीगल केस कर दिया जाए, मैं तो घबराऊंगा, मैं कहूंगा नहीं भैया, सीधी सी बात है, मेरे को एक काम करो, मेरे को ये मटेरियल प्रोवाइड करा कर दो, या फिर मैं उस मटेरियल को खुद खर्च कर देता हूं, जो भी कॉस्ट होगी वो आप मेरे को दे दीजिएगा, प्लस मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए। और हम उसके ड्यूरेशन को परफेक्ट वे में डिसाइड भी नहीं कर पाते। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि जब भी आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को फिक्स पैरामीटर पर डिसाइड करते हुए घबराते, इसलिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की शरण में जाना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर कहूंगा ये रिवीजन क्लास है, ये मेन क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें ध्यान है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को जब हमने मेन क्लासेस में कवर किया था, उसको कवर करने में हमने टोटल 56 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए थे और 6 थ्योरी के नोट्स कवर हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कवर करने में लगभग 3 घंटे की 5 क्लासेस लगती हैं, और अभी हमने क्या करा है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स इसके हो सकते हैं हमने फटाफट उनको रिवाइज करवा दिया, और स्टूडेंट को कहा भी कि आप इसको लिखिएगा मत, पर मैं उम्मीद करता हूं ये रिवीजन क्लास आपके बहुत काम आएगी। एग्जाम में अगर ये आपके नंबर कुछ बढ़ाने में कामयाब हो जाए तो हमको लगेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुआ, हमारी ये मेहनत भी सफल हुई। अब हम लोग मिलेंगे अगली रिवीजन क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।